नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का जो 14 मार्च 2022 को BD 205 अर्थात इन्वायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा एग्जाम हुआ उसका आंसर की देखेंगे। 100 प्रश्न दिया गया है, 50 प्रश्न हल करना है, एक प्रश्न 0.8 अंक का है। पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 16 अंक या 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही होने चाहिए। कुल मिलाकर पास होने के लिए 16 अंक या 20 प्रश्न सही होना चाहिए। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। जो 201, 202 है उसको पास होने के लिए 32 अंक या 20 प्रश्न सही होना चाहिए तथा 203, 204 और 205 जो 40 अंक का थ्योरी है उसको पास होने के लिए 16 अंक या 20 प्रश्न सही होना चाहिए। मेरी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी है, तो आप लोगों में से जिनकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी नहीं है मिला लीजिएगा, प्रश्न आगे पीछे होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार मिला लीजिएगा। पहला प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल के पारित होने का वर्ष है। भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल के पारित होने का वर्ष है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1997। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है। ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। श्वेत क्रांति का संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, दूध से। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। श्वेत क्रांति, इसे दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। अगला प्रश्न है तीसरा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, नागपुर। इसे नीरी भी कहते हैं। पीसीएस में कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, जो पीसीएस के प्रश्न हैं, जैसे एक घटना चक्र आता है पूर्वालोकन, वहाँ से कई प्रश्न मिलते हैं। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव होगा तो ध्यान रखना, या फिर आप लोग यूपी टेट सी टेट देने जा रहे हैं तो घटना चक्र का पूर्वालोकन जरूर पढ़ के जाना, वहाँ से प्रश्न रिपीट करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, जैव मंडल। ध्यान रखना, प्रश्न बहुत सिंपल था। प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट किया है 2020, 2021, 2020-21 री एग्जाम। मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख के जरूर जाइए। मैंने उसमें जिसमें बताया था कि 100% अंक कैसे प्राप्त करें। साथ ही साथ यह प्रश्न इतना सिंपल पेपर है कि इसमें कई प्रश्न 3-3 बार एक ही प्रश्न पूछ लिया है, क्यों पता नहीं। हालांकि इससे यूनिवर्सिटी की भी एक रिपुटेशन खराब होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको सिंपल प्रश्न ही डालना चाहिए था, लेकिन एक प्रश्न को 3 बार नहीं पूछना चाहिए था। हम लोग आगे देखेंगे कि एक प्रश्न को 3 बार उन्होंने पूछा है। तो अगला प्रश्न है, BOD सूचक है। यह प्रश्न BOD का फुल फॉर्म पूछ चुका है एनुअल एग्जाम में। तो BOD का सूचक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, जल प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सी। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखना, 3 बार रिपीट किया है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य, इस प्रश्न को ही 3 बार रिपीट किया है। तो आपके 100% इसमें सही होने ही चाहिए, अर्थात आपके 50 में 50 प्रश्न यहाँ सही होना चाहिए, अर्थात 40 अंक आपके आने ही चाहिए। मेरे परिचित कई लोग जिनके 39 अंक प्राप्त हुए हैं, बट यहाँ पर आपके 40 अंक आने चाहिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो सबसे शुद्ध जल जो होता है 8 का सही जवाब हो जाएगा बी, वर्षा का जल माना जाता है। अगला प्रश्न है, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मछलियाँ। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सही जवाब हो जाएगा सी, जनसंख्या
विस्फोट, जनसंख्या ज्वार, जनसंख्या बाढ़, ये सब सिंपल तीव्र वृद्धि, ये सब बहुत सिंपल शब्द हैं, लेकिन जनसंख्या के तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। IPCC का संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, जलवायु नियंत्रण से। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण प्रबंधन का, पर्यावरण इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में औद्योगिकरण पॉल्यूशन फैलाता है, नगरीकरण भी, जनसंख्या वृद्धि, तीनों नुकसान पहुंचाते हैं, तो बाधक हैं। अगला प्रश्न है CNG का पूर्ण रूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह प्रश्न आ चुका है वार्षिकी में। आप लोग वार्षिकी एग्जाम, कोई भी एग्जाम देने जाएं तो प्रीवियस प्रश्न देख कर ही जाएं, प्रश्न रिपीट करता है, चाहे यूपी टेट, सी टेट हो, कोई भी। यूपी टेट में देखिए सेकंड पेपर में तो आर्ट वाले में 100% प्रश्न रिपीट किया था, और करीब जो फर्स्ट पेपर था प्राइमरी का उसमें 95 या 90 एवं प्रश्न रिपीट किया था। प्रश्न रिपीट करता है हर एग्जाम, चाहे PCS हो वहाँ भी रिपीट करता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा डी। परफ्यूम में भी कुछ मात्रा में होता है, रेफ्रिजरेटर्स में है, वातानुकूलित में तो है ही। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पदार्थ जैव विघटनी नहीं है? विघटी नहीं है, अर्थात विघटन नहीं होता है, तो इसमें पॉलीथीन है। ध्यान रखना पॉलीथीन, ये भी प्रश्न 2 बार आया है। इसी में प्रश्न एक ही प्रश्न को एक ही पेपर में 2 बार आने का मतलब प्रश्न रिपीट कर रहा है, एग्जामिनर ने सही से ध्यान नहीं दिया, इसे नहीं करना चाहिए था। अगला प्रश्न है 17, भारत में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, DCMU। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप योगा में देखोगे थीम पूछ लिया था, तो यहाँ भी थीम पूछ चुका है पहले, लेकिन इस बार बहुत सिंपल प्रश्न पूछ लिया। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। इसका थीम भी आपको पता होना चाहिए, PCS जैसे एग्जाम में पूछता है इस तरह का प्रश्न, तो बहुत ही सिंपल था। अगला प्रश्न है कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। या हवा ऑक्सीजन लेते हो अंदर, उसके साथ मिल के जाती है ब्लड में, तो ये ब्लड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है इससे। तो कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, बहुत ही विषैली गैस है, हानिकारक गैस है। CFC का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम लोग इसको देख चुके हैं CFC को पहले ही, कि कब इसके बारे में बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, और इसके किससे ये गैस निकलती है। और अभी देखो क्या है इसका अर्थ, अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा बी। एक ही टॉपिक से कई प्रश्न रिपीट किया, मतलब प्रश्न बनाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उन्होंने। इनमें से 21, इनमें से कौन सा पदार्थ ऊर्जा का अस्थायी स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बी। ध्यान रखना 21 का सही जवाब हो जाएगा बी, जल। ये क्या है? अस्थायी स्रोत है। जो कोयला है खत्म हो जाएगा, लकड़ी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन जल क्या है? चलता रहेगा। अगला प्रश्न है धान की खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, मेथेन, CH4। अगला प्रश्न है नष्ट हुए जंगलों में पौधों का लगाना कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, वनीकरण। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक रबी फसल नहीं है? ध्यान रखना रबी की फसल नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, चावल। रबी की फसल क्या होती है? गेहूं, चना, जौ, सरसों। तो ध्यान रखना आलू, मसूर, मटर, ये सब रबी की फसल हो गई, जो अक्टूबर में बुआई होती है अक्सर। और खरीफ की फसल जो होती है उसमें क्या आता है? चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, गन्ना, हल्दी, तो ये सब चावल में आता है। और जो जायज़ फसल होती है तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब गर्मी में जो बोई जाती हैं, तो आप लोग जो जून जुलाई में हो जाती है खरीफ बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये सब PCS से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रबी, खरीफ और जायज़ की फसल आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? हमारी राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो पता ही होना चाहिए। ये सही जवाब इसका हो जाएगा 25 का डी, गोमती नदी पर। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, वन संरक्षण से। अगला प्रश्न है झूमिंग खेती समानता दिखाई देती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, असम में। झूमिंग खेती मतलब शिफ्टिंग कल्चर, एग्रीकल्चर, जैसे आज यहाँ पर खेती कर रहे हैं पेड़ों को काट कर,
कुछ समय के बाद वो कम उपजाऊ हो जाती है तो कहीं और चले जाते हैं, वहाँ पर पेड़ को काट कर खेती करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद कहीं और खेती करने लगते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? झूमिंग खेती, जिसे झूमिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो ये कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होती है, असम, नागालैंड, तो ये सारी जगह पे। तो नागालैंड नहीं, तो यहाँ पर असम है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपस्थित 97% जल उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 28 का सही जवाब हो जाएगा डी। महासागर में पीने योग्य नहीं है, खारा है। सिर्फ 3% अर्थात 2 ही पीने योग्य है, जो कुआं, तालाब और नदियों में है। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है 29, शुद्ध जल का पीएच होता है। इसका सही जवाब है सी, 7। 7 जो होता है ये पीने योग्य होता है। अगर अधिक हो गया तो क्षारी होगा, वो भी पीने योग्य नहीं होगा। अगर पीएच मान 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, वो भी पीने योग्य नहीं रहेगा। आप लोग ध्यान रखना, पीएच का मान 7 है तो एक तरह से उदासीन है। अधिक तो अम्लीय होना चाहिए, लेकिन नहीं, अधिक होने पर क्षारी होता है, ऐसे याद रखो। पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्षारी, कम है तो अम्लीय, अधिक अम्लीय नहीं है। ध्यान रखना ऐसे कि अम्लीय कब है? जब कम है। तो आप लोग भूलोगे नहीं, ये एग्जाम किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। प्रत्येक जीव किसे प्रभावित करता है वह उससे प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरण से। पर्यावरण से प्रत्येक जीव जंतु प्रभावित होता है और प्रभावित करता है। इसे मनुष्य है, इससे प्रभावित होता है। ज़्यादा बढ़ जाती है जनसंख्या तो फिर प्रभावित होता भी है और प्रभावित करता भी है, पेड़ों को काट लेता है। हिरोशिमा प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब है डी, गिरे परमाणु बम के लिए। ये जापान का शहर है। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला प्रश्न है 32, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, मछलियाँ। देखो प्रश्न रिपीट कर दिया, हम लोग इसको देखेंगे। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। तो इसका सही जवाब है 33 का सी, परमाणु परीक्षण से। अगला प्रश्न है प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का सही जवाब हो जाएगा ए, शाकाहारी। ए जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो कौन सा है? ए, शाकाहारी। जैसे खरगोश हो गया, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पेड़ पौधे तो ये क्या है? प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। लेकिन तो इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, पेड़ पौधे खाते नहीं हैं, ये प्रोड्यूसर उत्पादक है, लेकिन उपभोक्ता जो खाते हैं। तो इस शाकाहारी, प्राथमिक कौन आएगा? शाकाहारी। और जो इनको खाएगा फिर वो द्वितीयक में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, शाकाहारी जैसे खरगोश हो गया, ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, मेथेन। ध्यान रखना 35 का सही जवाब हो जाएगा डी, मेथेन। और भी पूछ चुका है कि खेत में, धान के खेत में मेथेन पाई जाती है। तो इस तरह से कोई टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न उठाया तो बहुत ज़्यादा उठा दिया है एक ही टॉपिक से। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, जलीय चक्र। ध्यान रखना ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो इन्वायरमेंट है ये आपको यूपी टेट, सीटेट में मिलता है या फिर किसी भी एग्जाम में। इस प्रश्न को आप लोग देख के ही जाइए इस पेपर को। ऐसा नहीं कि आप बीएड देने जा रहे हैं तभी, आप बीटीसी देने जा रहे हैं तब भी, यूपी टेट देने जा रहे हैं तब भी, सीटेट देने जा रहे हैं तब भी, पीसीएस से कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको मिल सकता है, प्रश्न रिपीट कर सकता है। अगला प्रश्न है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल इनका नाम है। ये यूपी टेट में पूछ चुका है 2020 में, 19 वाले में, 20 में जो हुआ था। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि इसका प्रश्न कहीं भी रिपीट कर सकता है। अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, निवास से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पादपों का माइक्रो पोषक नहीं है? माइक्रो अर्थात बड़ा, माइक्रो पोषक स्तर नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, लोहा। कौन पादप पेड़ पौधों का माइक्रो मतलब कि थोड़ा विस्तार से नहीं, ऑक्सीजन है, कार्बन, नाइट्रोजन है, लेकिन लोहा तो अब उसको आयरन चाहिए लेकिन बहुत छोटे में, माइक्रो में चाहिए, माइक्रो नहीं। ध्यान रखना यहाँ पर माइक्रो दिया हुआ है, माइक्रो नहीं, माइक्रो। अगर माइक्रो में होता तो लोहा हो सकता था, MI। तो आप लोग परेशान मत होना, माइक्रो मतलब यहाँ विस्तार की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है भोजन निर्माण के लिए उत्पादक मूल रूप से प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, कार्बन डाइऑक्साइड। भोजन निर्माण के लिए मूल रूप से प्रयोग करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को उत्पादन करते हैं। बहुत फेमस है ये, सिर्फ गलत नहीं होना चाहिए। मानव जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, भारत में। पहले चाइना था, अब चाइना से भी कम जो है
अधिक भारत होगा। इसमें 100 करीब 36 करोड़ जनसंख्या हो गई है भारत में। अभी जनसंख्या आंकड़ा आया नहीं है, आने वाला है, 2021 में आना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण पूरा हो नहीं पाया। और ध्यान रखना कि अब की बार जो लिंगानुपात है अपना 1000 करीब 17 के 20 दे रहा है। मतलब महिलाओं की जनसंख्या 1017 है तो पुरुषों की जनसंख्या 1000 है, तब पुरुषों से ज़्यादा जनसंख्या महिलाओं की हो रही है। ये किसी देश के लिए बहुत शुभ संकेत है लिंगानुपात अगर अधिक होता है। जबकि भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें हैं जहाँ पर इंसान बच्चियों को अक्सर गर्भ में ही मार देता है, तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया भी था ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, हरियाणा जैसे जगह पे जहाँ पर बहुत ही कम लिंगानुपात है वहाँ पर प्रोत्साहित किया था, इसको शुरुआत किया था। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से शुरू किया था, तो हरियाणा से। अगला प्रश्न है 42, ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, डेसिबल में। ध्यान रखना, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किसकी वजह से हुई? भोपाल गैस त्रासदी किसकी वजह से हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक, MIC, 1984 में हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सन भी पूछा जाता है, कभी कभी PCS में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से संबंधित हुई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर मनाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, ओजोन दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, तो इसका सही जवाब है 45 का डी, टिहरी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कार्बेट नेशनल पार्क है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है सबसे छोटा इकोसिस्टम है, तो सबसे छोटा इकोसिस्टम जो हो जाएगा ये तालाब है। आप लोग ध्यान रखना, सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा है? तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? आप लोग ध्यान रखना, जो इकोसिस्टम है इसे पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। किसी स्थान का, आप लोग डिफिनेशन पर ध्यान देखिए, किसी स्थान का जैविक भौतिक वातावरण होता है जिसमें कई जीव या वनस्पति रहता है। ध्यान रखना, इकोसिस्टम क्या है? ऐसा स्थान, जैविक भौतिक वातावरण, किसी स्थान का जैविक भौतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या वनस्पति रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो समुद्र में भी रहते हैं, नदी में भी रहते हैं, लेकिन सबसे छोटा बोल रहा है तो ये तालाब हो जाएगा। बारिश की बूंद, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बारिश की बूंद में कैसे कोई जीव या वनस्पति रह सकता है? तो बारिश की बूंद तो नॉर्मली है, पानी है, उसमें कुछ नहीं रहता है, तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बारिश की बूंद इकोसिस्टम नहीं है, तालाब जो है ये इकोसिस्टम है। आप लोग ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है जल द्वारा उत्पन्न रोग है, तो इसका सही जवाब है 48 का सही जवाब हो जाएगा डी, पीलिया। ध्यान रखना, जल द्वारा उत्पन्न रोग है पीलिया। एड्स जल द्वारा नहीं होता है। कैंसर में कुछ हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे शीशे की और चीज़ें मात्रा है, लेकिन नॉर्मली जो यहाँ पर उत्पन्न रोग की बात कर रहा है, ये बहरापन भी आसान नहीं है, हो सकता है बट और बीमारियों से, लेकिन आसान नहीं होता है। लेकिन सबसे जो आसान है पीलिया, अगर आप गंदा पानी यूज करोगे तो आपको पीलिया हो सकता है आसानी से, सबसे जो आसान है ये पीलिया। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की समस्या है, इसका सबसे बड़ी समस्या है सी, आर्सेनिक पॉल्यूशन, प्रदूषण। अगला प्रश्न है स्मोक किससे बनता है? स्मोक मतलब जो धुआं बनता है, जो दिखाई देता है, स्मोक किससे बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, धुएं और कोयले से। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उद्योग के प्रदूषण से, बिल्कुल सीवेज से भी, फार्म के कूड़े से। उद्योग क्या करते हैं? कचरा फेंक देते हैं, सीवेज से तो होता ही है, फार्म के कूड़े जो हैं उनको भी फेंक देते हैं, तो जल प्रदूषण होता है सभी से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ध्यान रखना, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, पवन। ध्यान रखना, पारंपरिक ऊर्जा हो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, ये सब पारंपरिक मतलब जो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो कौन सा है? पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया ना, जल हो गया, ये सब जल भी पूछ चुका है पहले, तो ये सब क्या है? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत नहीं है। तो जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है ये क्या है? पवन, सौर ऊर्जा और जल, ये सब पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पारंपरिक कौन होते हैं? जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, जो खत्म हो जाएंगे, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, 52 का सही जवाब हो जाएगा सी,
पवन। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर किस नदी की परियोजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, नर्मदा। बहुत ज़्यादा फेमस है नर्मदा नदी। सरदार सरोवर केवड़िया में बना भी है, इसमें अभी पटेल जी की मूर्ति बनी थी। तो अगला प्रश्न है निम्न में से एक पेट्रो फसल है, ध्यान रखना पीछे से कई बार पूछा गया है, जेट्रोफा। जेट्रोफा से हम लोग क्या बनाते हैं? 54 का सही जवाब हो जाएगा सी, जेट्रोफा। जेट्रोफा से हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोकेमिकल उत्पादन करते हैं। अभी सरकार इस पर फोकस कर रही है, इसलिए पूछा गया है। अगला प्रश्न है औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में शामिल है। औपचारिक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, सभी। जागरूकता, संरक्षण, टिकाऊ विकास, सभी। अगला प्रश्न है विदेशी घास पात जिसने भारत में समस्या उत्पन्न की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का ए। ध्यान रखना गाजर घास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देश की। गाजर घास हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये हम लोग अमेरिका से गेहूं खरीदे थे 1986 या 76 के आसपास, 62 में कई बार खरीदे थे, तो उस समय उसके साथ ये घास आ गई थी। आज भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है गाजर घास। बाकी नॉर्मल है सब। ये लेमन घास ये लोग तो अपने गमले में लोग मतलब सुंदरता के लिए, शो के लिए इसको डालते हैं। मक्का कोई है ही नहीं, खस घास कोई मतलब नहीं है। तो गाजर घास सबसे बड़ी समस्या है। इसका सही जवाब 56 का ए हो जाएगा। सुंदरबन है, तो 57 का सही जवाब हो जाएगा। सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, दांत को फ्लोराइड जो है नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है 59 निम्न में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा कोल्ड रेगिस्तान है। लद्दाख ये ठंडा रेगिस्तान है। थार राजस्थान में गर्म है। सहारा अफ्रीका महाद्वीप का गर्म है। कालाहारी ये जो है ये बोत्सवाना के आसपास है, वहाँ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका थोड़ा उससे ऊपर है, तो ये अफ्रीका में है दोनों, और ये भारत राजस्थान में। और लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पास है, तो ये कोल्ड, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, मतलब बर्फ जमी रहती है, इसलिए भी रेगिस्तान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कहीं सूखा है तभी रेगिस्तान, बहुत ज़्यादा ठंड है तो भी रेगिस्तान हो सकता है। किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ध्यान रखना किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ध्यान रखना, मासिनराम मेघालय में, और दूसरे नंबर पे चेरापूंजी। तो यहाँ मासिनराम नहीं दिया है, इसलिए हम मान के चलेंगे चेरापूंजी। मानसी दिया है, हो सकता है मासिनराम हो। अगर मासिनराम है तब तो फिर ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर मासिनराम नहीं है तो चेरापूंजी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मासिनराम लिखना चाहिए, मानसी कोई शब्द नहीं है, फिर गलत है। अगर गलत लिखा है फिर भी मानेगा तो गलत होगा। लेकिन जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो मासिनराम, दूसरे नंबर पे है चेरापूंजी। तो चेरापूंजी यहाँ दिया, हम चेरापूंजी को मान के चलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ मानसी, अगर मानसी राम को कहते हैं तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि मासिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन मासिनराम यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर कई बुक, ऑथेंटिक बुक में देखोगे मासिनराम ही लिखा रहता है, मानसी कहीं लिखा ही नहीं रहता है। हो सकता है गलत लिख दिया हो या फिर कुछ और दिमाग में चल रहा होगा उनके। तो सही जवाब इसका मान के चलेंगे सी। अगला प्रश्न है बायोगैस एक स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, बायोगैस मेथेन का। मेथेन जो बायोगैस हम लोग बनाते हैं, मेथेन उत्पन्न होता है, उससे हम लोग खाना बनाते हैं या फिर घरेलू यूज में उपयोग करते हैं, घर में यूज करते हैं। निम्न में क्या जैविक खाद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, फास्ट कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है जैविक खाद है, जैविक खाद है। ध्यान रखना जैविक खाद क्या है? कंपोस्ट। यूरिया, सुपरफास्ट ये सारे रासायनिक खाद है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है? कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, वाटर पार्क जो बनाते हैं ये कृत्रिम इकोसिस्टम है। नदी अपने आप रहती है, वन भी, और घास का मैदान भी अपने आप बनता है। तो नदियाँ लोग बनाते भी हैं बट अपने आप भी बनती है, इसलिए उसे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो वाटर पार्क है ये बनाया जाता है, वाटर पार्क। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल परिस्थिति तंत्र का घटक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का ए। मैंने पहले ही कहा थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। तो यहाँ जो परिस्थिति तंत्र कौन सा है? ऊँट है। तो यहाँ पर और भी कई चीज़ें आती हैं, लेकिन बंदर नहीं रहता, गाय नहीं पाई जाती है, ऊँट वहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि पानी पीकर 1 महीने तक अपने आप को रोक सकता है एक बार पानी पीने पर, तो इसलिए वहाँ पर ऊँट सर्वाइवल कर सकता है, जी सकता है। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मिट्टी में प्रायः किसका अभाव होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, ह्यूमस का। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, वायु प्रदूषण
महानगरों में धूम कोयला। ये प्रश्न पूछ चुका है हीट आइलैंड, ये आईएएस में मेंस में पूछ चुका है इसका डेफिनेशन बताने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दिल्ली से महानगर में देखोगे तो हर साल इस तरह से धूम कोयला घेर लेता है और बहुत ज़्यादा समस्या आती है। अगला प्रश्न है 68 अदृश्य प्रदूषण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, ओजोन क्षरण। धूम कोयला दिखाई देता है, नदी प्रदूषण भी दिखाई देती है, अम्लीय वर्षा भी जो होता है, तो जो चीज़ें पेड़ वृक्ष पे होता है तो जल जाता है, दिखाई देता है, लेकिन ओजोन क्षरण हो रहा दिखाई नहीं देता है। तो अदृश्य प्रदूषण, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, औद्योगिक अपशिष्ट बहने वाले। नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट हैं, तो सभी ध्यान रखना। कृत्रिम अपशिष्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट भी है, परिवहन जो होता है परिवहन वो भी पॉल्यूशन है, लेकिन प्रमुख बोला है, तो चारों में सबसे अच्छा क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न है लगातार गहन कृषि से होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, मृदा की उर्वरता का घटना। अगर लगातार आप एक ही कृषि कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? जो मृदा है, खेत की उर्वरता घट जाती है, इसलिए फसल को बदल बदल कर करने, गेहूँ फिर चावल फिर आलू, मतलब धान गेहूँ धान आलू ऐसे, या फिर मटर मूंग, जो भी चीज़ें हैं बदल कर आपको खेती करना चाहिए। एक ही खेती करते रहोगे उसकी उर्वरक क्षमता जो है उर्वरता घट जाती है, कम हो जाती है। अगला प्रश्न है महानगरीय कूड़ा करकट कवर, महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद संयंत्र स्थापित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका सही जवाब है 72 का बी, फ्लोरोसिस। अगला प्रश्न है ठोस अपशिष्टों के कारण होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में, ये प्रश्न को रिपीट किया है, इसी पेपर में 2 बार आ चुका है, ये गलती कहा जा सकता है, इससे बहुत अच्छी बात नहीं है। भारत का राष्ट्रीय नदी है, तो इसकी सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा बहुत पवित्र नदी माना जाता है। गंगा, देखो गंगा टॉपिक से 2 आ गए प्रश्न। गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखना सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, झारखंड सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश से बहती है गंगा, बिहार से बहती है, पश्चिम बंगाल से बहती है, तो यह सम्मिलित है। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का बी, नर्मदा। दोबारा पूछा है ये प्रश्न इसी पेपर में 2 बार। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है। वन क्षेत्र में वृद्धि, ये तो अच्छी बात है, अगर वन क्षेत्र में वृद्धि होती है तो प्रदूषण अच्छी बात है। कहाँ वृद्धि होगी? जंगली जानवरों की वृद्धि, ये भी अच्छी बात है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का ए। अगला प्रश्न है साथियों ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है धान के खेतों से बड़ी मात्रा में निकलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, मीथेन। दोबारा ये प्रश्न पूछ रहा है, 2 बार ये प्रश्न फिर से पूछ रहा है। अभी मैं बता दें कि प्रश्न है 3 बार पूछा, कुछ प्रश्न 2 बार, 2 प्रश्न हो गए, तीसरा प्रश्न 2 बार, तो 6 प्रश्न, ये 9 था 10 प्रश्न। तो आपके एक ही प्रश्न मतलब 10 प्रश्न में ऐसे जो 4 प्रश्न को रिपीट कर दिया है, तो 8 नंबर आपको ऐसे ही बन गया। प्रश्न आपका 100% 40 अंक प्राप्त होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है 81 का बी, मेथेन। सारिस्का पार्क है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल। ध्यान रखना केरल, इस बार भी अभी आया नहीं है आंकड़े, लेकिन केरल ही रहने की उम्मीद है। 33 का सही जवाब हो जाएगा ए, केरल। विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, समुद्र। 84 का सी। ये प्रश्न दूसरी बार फिर से आ गया ये प्रश्न, तीसरी बार। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो वन संरक्षण से प्रश्न फिर रिपीट कर दिया। देखिए आप, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। 85 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 86
एक पर्यावरणीय समस्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, जनसंख्या विस्फोट। दोबारा प्रश्न फिर आ गया। अब देखिए अब तक 4-5 प्रश्न ऐसे हो गए, दोबारा रिपीट कर दिए। खरगोश है, 87 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्राथमिक उपभोक्ता। हम लोगों ने वहाँ देखा भी था, प्राथमिक उपभोक्ता पूछा था क्या होता है, जो घास फूस खाता है। तो इसका खरगोश क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? बहुत बार ये पीसीएस में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही जवाब है बी, 88 का सही जवाब हो जाएगा बी, 1986 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, उपरोक्त सभी। कमजोर आर्थिक स्थिति, धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज, जनसंख्या का अज्ञानता। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, वनस्पति। पर्यावरण का जैविक कारक, ध्यान रखना जैविक कारक क्या है, वनस्पति। अगला प्रश्न है 91, संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? इसका सही जवाब हो जाएगा 71% भाग पर जल है। संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 91 का सही जवाब सी, 71 हो जाएगा, लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, 92 हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, खाद्यान्न में। जो पहला दूसरा प्रश्न था उसमें पूछा था कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से। तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर भी है लेकिन ये नहीं है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न फसल से, अर्थात भारत में कृषि को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति शुरुआत की गई थी। बाकी सब पार्टिसिपेट हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। श्वेत क्रांति है तो दूध से हो जाएगी। इस तरह से बहुत सी क्रांतियाँ हैं, पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। 93 पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देखिए प्रश्न फिर से रिपीट किया, तो सूर्य चौथी बार है, तीसरी बार रिपीट किया है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो 94 का सही जवाब हो जाएगा ए जी टांसले महोदय। ये प्रश्न यूपी टेट में भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, जल प्रकाश और तापक्रम पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, अजैविक। जल प्रकाश तापक्रम अजैविक घटक है, 95 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, एक अभिघटनीय प्रदूषक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, प्लास्टिक अभिघटनीय। दोबारा प्रश्न पूछा, ध्यान रखना प्रश्न को ही रिपीट कर रहा है बार बार इसी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, साइलेंसर। इससे क्या होता है, आवाज़ कम हो जाती है। अगर साइलेंसर नहीं लगाओगे तो आवाज़ ज़्यादा रहेगी। आलू खाने वाला चूहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, प्राथमिक उपभोक्ता। मैंने कहा था कि पेड़ पौधे आलू ये सब जो खाते हैं, खरगोश हो गया, तो चूहा भी अगर आलू खा रहा है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ और खा रहा है, मीट या कुछ जीव जंतु को खा रहा है चूहा, तो फिर वो द्वितीयक में आ जाएगा। तो आलू खाने वाला चूहा क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। प्रकृति की सफाई करने वाला है, प्रकृति की सफाई करने वाले हैं, तो 99 का सही जवाब हो जाएगा सी, अपघटक व अपमार्जक। ध्यान रखना, डिकम्पोजर या स्कैवेंजर। तो ये क्या है, प्रकृति की सफाई करते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं उनको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सागर। सबसे अस्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये कौन सा है, सागर। ये पीछे में प्रश्न पूछा गया है, एक बार नहीं अनगिनत बार। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कई पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो भी लोग यूपी टेट, सी टेट या कोई भी एग्जाम देते हैं तो पेपर देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, आपके 40 में 40 अंक आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आपके प्रश्न बहुत मैक्सिमम प्रश्न 50 प्रश्न सही हुए होंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मैं तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आपके 40 अंक प्राप्त हों। जो 100% अंक कैसे प्राप्त करें उसमें मैंने यही बताया था कि प्रीवियस ईयर का पेपर देख के जाइए, बुक पढ़िए, मॉडल पेपर पढ़िए। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, उसको एक बार जरूर देखिए, मैक्सिमम लोग को शेयर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन या कोई भी एग्जाम, लाभ ज़्यादा होगा। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर PDF टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं।
और आप लोग ध्यान रखना, यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर डेली और जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। ध्यान रखना, ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पर जो कमेंट सेक्शन रहता है वहाँ पर भी दिए हैं, और अपना जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी दिया गया है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि कोई भी जॉब से संबंधित सूचना रहती है तो मैं तुरंत उसमें व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाल देता हूँ। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक लिमिट है। आगरा यूनिवर्सिटी, वहाँ अगर लोग कम देखेंगे तो डिमोटिवेट होता है, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, आंसर ढूंढना पड़ता है। आप लोग प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भाई बहन या दोस्त जो भी बीएड कर रहे हैं, अब हम थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं पेपर सेकंड ईयर के, तो आप लोग उनसे बोलिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका लाभ उठाएं, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्रिय साथियों।